आप सुन रहे हैं रेडियो भुवनेश्वर। कोरोना मामले में पश्चिमी देशों की तुलना में क्या सच में भारत की हालत बहुत खराब है? सुनते हैं इसी मुद्दे पर राम यादव की एक रिपोर्ट। भारत में कोविड-19 के अप्रत्याशित भयंकर प्रकोप की खबरें और तस्वीरें इन दिनों पश्चिमी जगत के रेडियो, टेलीविजन और अखबारों में व्यापक चर्चा में हैं। ऐसा इससे पहले मैंने तब देखा था जब मई 1974 में भारत ने अपना पहला और मई 1998 में दूसरा परमाणु परीक्षण किया था। दोनों बार भारत पर निंदा आलोचना की ऐसी प्रचंड बौछार हुई थी मानो भारत ने कोई परीक्षण नहीं किया है, पश्चिम के ही किसी देश पर अपना बम पटक दिया है। इस बार पश्चिमी मीडिया भारत पर तरस खाता और साथ ही यह ताना कसता भी लग रहा है कि कोरोना ने अपने आप को दुनिया का औषधालय कहने वाले भारत को औषधालय से अस्पताल बना दिया। पश्चिमी जगत उस समय चकित ही नहीं, दुखित भी था जब भारत से खबरें आ रही थीं कि कोरोना वायरस के पहले हमले को भारत ने पश्चिमी जगत से कहीं बेहतर ढंग से झेल लिया। यूरोप अमेरिका अक्टूबर 2020 में शुरू हुए कोविड-19 के दूसरे हमले से जैसे ही कुछ संभले थे, इस साल मार्च अप्रैल में तीसरे और अब तक के सबसे भयंकर हमले से घिर गए। इस तीसरे हमले में ब्रिटिश म्यूटेंट यानी वहां उत्परिवर्तित वायरस ने यूरोपीय और दोनों अमेरिकी महाद्वीपों वाले देशों की भी ठीक वैसी ही दुर्गति कर दी जैसी इस समय हम भारत में देख रहे हैं। यूरोप के देशों को एक बार फिर लॉकडाउन की शरण लेनी पड़ी। एक बार फिर ब्रिटेन, स्पेन, इटली, पुर्तगाल, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, जर्मनी और नीदरलैंड जैसे पश्चिमी यूरोपीय देशों से लेकर पोलैंड, हंगरी, चेक गणराज्य, क्रोएशिया, रोमानिया और रूस तक में हाहाकार मच गया। अस्पताल ठसाठस भर गए। मृतकों की संख्या तेजी से बढ़ने और वैक्सीनें घटने लगीं। स्थिति अब कुछ सुधर रही है, पर अब भी अधिकतर अस्पताल भरे हुए हैं और रोजमर्रा की जिंदगी पर बहुत सारी पाबंदियां हैं। ब्रिटेन को छोड़कर यूरोप का शायद ही कोई देश अब तक अपने यहाँ 30% से अधिक लोगों को टीका लगा पाया है। पुर्तगाल, फ्रांस, नीदरलैंड, पोलैंड और चेक गणराज्य जैसे कई देशों को अपने कई गंभीर मामले जर्मनी जैसे किसी पड़ोसी देश के अस्पतालों में भेजने पड़े। जर्मन सेना के डॉक्टरों और सैनिकों को पुर्तगाल और चेक गणराज्य के अस्पतालों में जाकर वहां के डॉक्टरों की सहायता करनी पड़ी। यूरोपीय देशों में मृत्यु दर अब भी भारत से अधिक है। अंतर इतना ही है कि दाह संस्कार की प्रथा केवल भारत में ही है, पश्चिमी देशों में नहीं। इसलिए भारत में सरेआम एक साथ जलती दर्जनों चिताओं की तस्वीरें अपने मीडिया में देखकर पश्चिमी देशों के लोगों को लगता है कि भारत एक अत्यंत निर्मम, पिछड़ा हुआ और वहशी देश होना चाहिए। जब लोग ये सुनते पढ़ते हैं कि 80% भारतीय हिंदू हैं, अपने मृतकों को जलाते हैं, तो उन्हें हिंदू धर्म बहुत ही अमानवीय और क्रूर लगने लगता है। पश्चिमी देशों में शव ताबूत में बंद कर जमीन में दफना दिए जाते हैं। न कोई आग दिखती है और न कोई निशान मिलता है। सारे ताबूत एक जैसे ही होते हैं, इसलिए उनकी नीरस तस्वीरें छापने या दिखाने का मीडिया के लिए कोई तुक नहीं होता। स्वयं भारत का अपना मीडिया भी विदेशों में भारत को बदनाम करने और उसकी छवि को बिगाड़ने में कुछ कम योगदान नहीं देता। कोविड-19 एक विश्वव्यापी आपदा है, लेकिन भारतीय मीडिया भारत की भयावह तस्वीरें पेश करता रहता है। विश्व के दूसरे देशों का हाल प्रायः नहीं बताता। उदाहरण के लिए भारत में संक्रमणों की संख्या 3.5 लाख के पार जाने को इस तरह पेश किया जाने लगा मानो भारत में सबसे अधिक लोग बीमार हैं, मर रहे हैं और सरकार कुछ नहीं कर रही है, जबकि भारत अब भी अमेरिका और ब्राजील के बाद तीसरे नंबर पर है। आंकड़े देते समय यह कभी नहीं कहा जाता कि भारत की जनसंख्या अकेले ही पूरे यूरोप, पूरे उत्तरी अमेरिका और पूरे दक्षिणी अमेरिका के यानी इन 3 महाद्वीपों पर बसे कुल 83 देशों की जनसंख्या के बराबर है।
कोविड-19 से लड़ने के लिए इन 83 देशों में 83 सरकारें हैं, जबकि भारत में केवल एक ही सरकार पर सारा भार है। भारत की कई राज्य सरकारें तो ऐसी हैं कि कोई राष्ट्रीय भार उठाने में सहायक कम, बाधक अधिक सिद्ध होती हैं। हम पश्चिम के अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी या फ्रांस जैसे देशों को सुख शांति और अच्छे जीवन का आदर्श नमूना मानते हैं। सोचते हैं कि जिस तरह हमारा भारत एक देश है, वैसे ही वे भी एक देश हैं। लेकिन हम यह नहीं सोचते और न भारतीय मीडिया ये बताता है कि भारत में अमेरिका से 4.5 गुना अधिक, ब्रिटेन से 19 गुना अधिक, जर्मनी से 16 गुना अधिक और फ्रांस से 20 गुना अधिक लोग रहते हैं। जनसंख्या जितनी कम हो, किसी देश को संभालना उतना ही आसान होता है। लेकिन इन देशों की जनता भी अपने नेताओं से खुश नहीं है। जर्मनी, फ्रांस, इटली और नीदरलैंड में तो अपनी सरकारों के विरुद्ध दर्जनों प्रदर्शन और दंगे भी हुए हैं। यूरोपीय संघ के आंकड़ा कार्यालय स्टैटिस्टा के अनुसार 25 जनवरी 1920 से 25 अप्रैल 1921 तक के 15 महीनों में 48 देशों वाले अकेले यूरोपीय महाद्वीप पर ही कुल करीब 5 करोड़ लोग संक्रमित दर्ज किए गए थे। सबसे अधिक संक्रमित केवल 6 करोड़ 53 लाख की जनसंख्या वाले फ्रांस में थे। फ्रांस में जितने लोग रहते हैं उतने तो अकेले मुंबई, दिल्ली और कोलकाता जैसे भारत के 3 सबसे बड़े शहरों में ही रहते हैं। फ्रांस के बाद 47,71,332 बीमारों के साथ रूस दूसरे नंबर पर था। इन पिछले 15 महीनों में यूरोप के देशों में 10,51,856 लोग मरे, जो कि 2% की मृत्यु दर के बराबर है। इसी अवधि में अकेले अमेरिका में 3 करोड़ 31 लाख से अधिक लोग संक्रमित हुए और 5,90,000 से अधिक की मृत्यु हुई। अमेरिका से कई गुना कम धन और संसाधन वाले भारत की जनसंख्या अमेरिका की जनसंख्या से 4.5 गुना अधिक है। लेकिन इस अवधि में भारत में कुल 1,94,89,337 लोग ही संक्रमित हुए और 2,15,523 की मृत्यु हुई। यदि कोई यह कहे कि भारत के सरकारी आंकड़े सही नहीं हैं, बीमार होने और मरने वालों की संख्या सरकारी आंकड़े से कहीं अधिक है, तब भी भारत की जनसंख्या अमेरिका से 4.5 गुना अधिक होने के कारण भारत के आंकड़े कम से कम 4.5 गुना अधिक होने चाहिए। तभी हम कह सकते हैं कि भारत की हालत अमेरिका से खराब थी। इसी तरह क्रमशः ब्राजील, तुर्की, ब्रिटेन, इटली, स्पेन, जर्मनी इत्यादि दर्जनों देशों के आंकड़े भी यही बताते हैं कि पिछले 25 अप्रैल तक भारत का प्रदर्शन इन देशों से बेहतर रहा है। पश्चिम में इस समय चल रहे कोविड-19 के नए तथा और अधिक जानलेवा तीसरे हमले के लिए पश्चिमी जगत भी तैयार नहीं था। पश्चिम के किसी नेता या वैज्ञानिक ने नहीं सोचा था कि देखते ही देखते सारे अस्पताल भर जाएंगे। वेंटिलेटरों वाले बिस्तर ही नहीं, सामान्य बिस्तर भी बहुत कम पड़ जाएंगे। सही तैयारी नहीं होने से ब्रिटेन, इटली, स्पेन, पुर्तगाल तथा पूर्वी यूरोप के देशों में बीमारों को अस्पतालों के गलियारों में कई कई दिन फर्श पर पड़े रहना पड़ा। कब्रिस्तानों में शवों को दफनाने के लिए कई कई दिन इंतजार करना पड़ा। पश्चिम में भी बिल्कुल वैसा ही हाहाकार था और काफी कुछ अब भी है जैसा भारत में था और इस समय है। जहां तक यूरोपीय संघ के 27 सदस्य देशों का प्रश्न है, तो कोरोना की मार से उनकी अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए यूरोपीय संघ की ओर से उनके बीच 1,000 अरब यूरो यानी लगभग 90,000 अरब रुपए के बराबर सहायता राशि बांटी जाएगी, जिसे अगले 30 वर्षों में लौटाना होगा। यूरोपीय संघ की अपेक्षा उससे 3 गुनी अधिक जनसंख्या वाले भारत को तो अपनी अर्थव्यवस्था संभालने के लिए कहीं से कुछ नहीं मिलेगा। भारत का मीडिया क्योंकि अपने आप में ही मस्त और सरकार को लताड़ने में व्यस्त रहता है,
इसलिए ऐसी बातें भारत तक शायद नहीं पहुंचती। लोग मान लेते हैं कि हमारी सरकार ही दुनिया में सबसे निकम्मी सरकार है।